सभी का स्वागत है फिर से आरती क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 3 का रिवीजन करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी नोट्स नहीं बनाया है या जिनको भी नोट्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर, अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर इस क्लास के लास्ट में बता दूंगा। आप वहां पर जाकर मैसेज करिए, मैं आपको वहां पर पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सदनाम पी बालाकृष्णन, जो पिछला क्लास का है, जो जिसने सर ने रिवीजन कराया था उसका रिवीजन कर लेते हैं पहले हम। कि सदनाम बाला पी कृष्णन कथकली से संबंधित है। ठीक है। नेशनल वाटरवे 100 किस नदी में बना है? ये तापी नदी में बना है। ठीक है। अनगार्डेड के लेखक कौन है? तो मिताली राज अनगार्डेड के लेखक हो जाती हैं। तदर्थ झंडा समिति एडहॉक फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 में युद्ध हुआ था और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह खत्म हुआ था। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि मोहिनी अट्टम नृत्य में उपयोग किए जाने वाला ताल वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो इदक्का है। ठीक है। मृदंगम, बांसुरी, वीणा, ये 4 तरह के जो ताल वाद्य यंत्र हैं जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य में यूज होते हैं। केरल का है मोहिनी अट्टम, सबको पता है। कसाबू साड़ी पहनकर इसको किया जाता है। मणि प्रॉब्लम भाषा इसमें यूज होता है और इसका उल्लेख व्यवहार माला में मिलता है। ठीक है। और इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, मतलब पांचवा वेद कहा जाता है इसको। ठीक है। और नाट्य शास्त्र ये जो मोहिनीअट्टम है वो लास्य शैली का है। ठीक है। और भरत मुनि ने लिखा है इसको। किसको? नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। आगे बढ़ते हम। ये सोलो वुमेन डांस है। ठीक है। मोहिनी मोहिनीअट्टम का मतलब होता है कि मोहिनी मतलब सुंदर स्त्री और अट्टम मतलब नृत्य। तो भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लेकर इस मोहिनी अट्टम नृत्य को किया था, इसलिए इसको मोहिनी अट्टम डांस कहते हैं। इसको जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और चमेली का फूलों का इस्तेमाल होता है इसमें। चमेली का फूल बालों में लगाकर इसका हम लोग डांस करते हैं। ठीक है। नोट में आते हैं कि मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री किसने किया है सबसे पहले? तो डॉक्टर सुनंदा नायक। ठीक है। तो पूछ ले कि मोहिनी अट्टम सुनंदा नायक किससे संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम किसको बोलते हैं? तो के कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी पल्लवी कृष्ण को मिला था। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था अक्षरा एम दास को। ये सारे के सारे लोग किससे संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम के कितने रूप है? तो 3 रूप होते हैं मोहिनी अट्टम के। आगे बढ़ते यूनेस्को के बारे में सर ने बताया था। ठीक है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या बताया था सर ने? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस में हेडक्वार्टर है। स्थापना कब हुआ था इसका? तो 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुआ था इसका। ठीक है। और भारत कब जुड़ा था इससे? तो 1946 में भारत इससे जुड़ा था। यूनेस्को के सबसे ज्यादा धरोहर किस किस देश के हैं? तो इटली देश के हैं। ठीक है। कितने हैं? तो 60 हैं, याद रखिएगा। और भारत में यूनेस्को के कितने धरोहर हैं? तो 43 भारत में ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हो जाते हैं। 35 सांस्कृतिक हैं, 7 न्यूट्रल हैं और एक मिक्स है। मिक्स में कौन आ जाता है? तो कंचनजंगा, जिसको 2016 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ है? तो सिक्किम में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा है जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? तो वो है आगरा का किला। 1983 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है। और भारत का दूसरा कौन सा है? तो ताजमहल है। ताजमहल सातों अजूबा भी है। ठीक है, याद रखिएगा। 1983 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में। और एलोरा और अजंता की गुफाएं को दोनों को एक साथ शामिल किया गया 1983 में, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद एक जिला है, उस जिला में संभाजी नगर और औरंगाबाद के संभाजी नगर जिला में यह है। ठीक है। कौन सा? एलोरा और अजंता की गुफाएं। जो अन्य चर्चित यूनेस्को विश्व स्थल है जिसमें भारत के शामिल हुए, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, 1985 में शामिल किया गया था। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। हम्पी है। हम्पी को 1986 में इसको जोड़ा गया था। कहाँ है हम्पी? कर्नाटक में है। ठीक है। आप बताएंगे कि हम्पी जो है वो कौन से नोट पर बना है? 50 लिखे, यहाँ पे लिखा है, ये 50 रुपए का नोट पर बना है। ठीक है। खजुराहो शामिल किया गया था 1986 में। खजुराहो का मंदिर जो है किसने बनवाया है? वो चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है ये। बात करते हैं कुछ हेडक्वार्टर के। सर ने बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला, फिलीपींस में। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में लेबर डे मनाया गया, तो बताइए कब मनाया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो वाशिंगटन में। अभी चर्चा में आईएमएफ बहुत है। पाकिस्तान को ये लोन दिया है, तो इसके इसके तहत ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो संघाई कहाँ है? बीजिंग में है। ठीक है, बीजिंग चाइना में। यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ कहाँ है? तो ये न्यू यूनाइटेड नेशन
कहाँ है, तो ये भी न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ है, जेनेवा में है इसको, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी जेनेवा में ही हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं हम, कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। 1965 में पहली बार दिया गया था इसको, किसको, जयशंकर कुरूप जी को। किस भाषा के लेखक हैं, तो मलयालम भाषा के लेखक हैं, ठीक है। और इनकी कौन से रचना के लिए दिया गया था, तो आडा कुजई नामक एक इन्होंने किताब लिखी थी, उसको लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब, 1965 में दिया गया था। स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में। तो पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो आशा पूर्ण देवी को बांग्ला भाषा में इन्होंने किताब लिखा था, उसी को लेकर 1967 में इनको पहली महिला बनी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया था इनको। कौन पुस्तक, चिदम्बरा पुस्तक के लिए। हिंदी के लिए पहली महिला कौन थी, तो महादेवी वर्मा को दिया गया था यामा पुस्तक के लिए। कब दिया गया था, 1982 में, याद रखिएगा। एक गिल्लू करके एक कहानी आता है गिल्लू गिलहरी के बारे में, ठीक है। तो गिल्लू गिलहरी के बारे में गिल्लू गिलहरी कौन लिखा है, तो महादेवी वर्मा जी लिखी है, याद रखिएगा। शीर्षक तो उसको गिल्लू नाम है सिर्फ। 1969, अब सॉरी 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2025 में दिया गया है, ठीक है। हिंदी में 12 लेखकों को दिया गया है, जिसमें से विनोद कुमार शुक्ल भी उनमें से एक है, ठीक है। 11 लाख प्लस प्रशस्ति पत्र, इसमें देखिए क्या क्या दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में, तो 11 लाख रुपया दिया जाता है, प्लस एक प्रशस्ति पत्र, मतलब ये प्रशंसा, एक पत्र दिया जाता है, लेटर दिया जाता है। और उसमें सरस्वती जी की एक मूर्ति दी जाती है। और कौन कौन से भाषाओं में दिया जाता है, तो संविधान में जितनी भाषाएं का उल्लेख है, आर्टिकल अनुसूची 8 में, उसी के तहत आप ये ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। लेकिन द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष की रचना है, जो इनको मतलब एक्सेप्शन के रूप में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब, 2018 में। किस किताब के लिए, अमिताभ घोष के किताब के लिए, द शैडो लाइन्स। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्यों, क्योंकि इनको ये अंग्रेजी 22 भाषा में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस किताब को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब, 2018 में दिया गया था। किसके लेखक है, अमिताभ घोष। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अमिताभ घोष। और किताब का नाम क्या है, द शैडो लाइन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। साहित्य अकादमी का स्थापना कब हुआ था, तो 1954 में साहित्य साहित्य अकादमी का स्थापना हुआ था। पहली बार 1954 में भी दिया गया था, 1955 में दिया गया था। व्यास सम्मान, तो 1991 में इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। कबीर पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, कि ये कबीर पुरस्कार कौन से राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम। भारत का पहला 14 लेन सड़क कौन सा है, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। लेंथ कितनी है इसकी, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर। 2021 में इसको शुरू हुआ था, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो सड़क से संबंधित है, ठीक है। इसमें इसको शुरू कब किया गया था, तो 1999 में शुरू हुए, 2012 में पूर्ण हुई। जो भारत में 4 शहरों को जोड़ता है, कौन कौन, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है, कोलकाता से चेन्नई, और चेन्नई से मुंबई, ठीक है। ये ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज इसको माना गया है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई इसकी है 5846 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे लंबी एनएच कौन सी, ये बताना है आपको। सबसे पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। इसको याद रखिएगा, नितिन गडकरी जो है महाराष्ट्र के ही नागपुर के वो है, लोकसभा के सांसद है वहां पे। तो ये तो नितिन गडकरी क्या है, तो वो भी सड़क परिवहन मंत्री है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में नितिन गडकरी है, तो नितिन गडकरी की वजह से वहां की सड़कें अच्छी बनी है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सा है, तो उमलिंगला पास है। कहाँ पड़ी है, लद्दाख में। कितना ऊंचा है, 19,300 फीट ऊंचा है ये। किस यूनियन टेरिटरी में महिला साक्षरता दर सबसे सर्वाधिक है, 2011 सेंसस के, तो लक्षद्वीप में, ठीक है। तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान आता है, ठीक है, लिटरेसी रेट में। महिला साक्षरता दर सबसे अधिक भी है, और लिटरेसी रेट में सबसे प्रथम भी आता है। कितना लिटरेसी रेट इसका, 92.28% है इसका। पहला राज्य कौन सा है जिसमें लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, तो केरल है। मेल की कितने लिटरेसी रेट है, 96%, और फीमेल की 92%, ठीक है। दूसरा राज्य कौन सा है, तो मिजोरम है, 91.58% इसका लिटरेसी रेट है। सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर जिला है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश में 36.10%, ठीक है। सबसे कम साक्षर, यहाँ कम होगा, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, ठीक है। 61.80% से बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बना है, 2011 सेंसस के अनुसार। सर्वाधिक अंतर कौन सा है महिला और पुरुष में, तो राजस्थान में 27.85%। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो एक मिजोरम का जिला है शेरछिप जिला, ठीक है। 97.91% से इसको सबसे साक्षर जिला माना गया पूरे भारतवर्ष का।
और सबसे साक्षर दूसरा जिला कौन सा है, तो आइजोल है। ये भी मिजोरम का ही है, मिजोरम का ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पर आते हैं। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या होता है, स्टैंडर्ड उसका जो है माप कितना होता है, तो 22 गज हो, 22 गज इंटू 10 फीट, इसको बोल देते हैं 20.11 मीटर से लेकर 3.05 मीटर, ठीक है। स्टंप की लंबाई कितनी होती है, 72 सेंटीमीटर, मतलब 28.8 इंच। स्टंप की चौड़ाई कितनी है, मतलब स्टंप की चौड़ाई ऐसे, एक यहाँ स्टंप होता है, एक यहाँ स्टंप होता है, और एक यहाँ स्टंप होता है, तो इस तरह से स्टंप की ये चौड़ाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह की इसको चौड़ाई को हम कितना मापते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई होती है इसकी 9 इंच की, ठीक है, 9 इंच की इसकी चौड़ाई होती है। बैट की लंबाई कितनी होती है, तो 38 इंच होती है बैट की लंबाई टोटल, यहाँ से लेकर इसके हैंडल से लेकर और पूरा ये, ठीक है। बैट की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच होती है बैट की लंबाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी होती है, तो इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी होती है चौड़ाई 4.225 इंच, ठीक है। बॉल का वजन कितना होता है, तो बॉल का वजन 5.5 से लेकर 5.7 ऑन्स के बीच में होता है, ऑन्स से ज्यादा पूछता है, और ग्राम में अगर पूछते तो 155 से 163 ग्राम के बीच में होता है। बॉल की परिधि कितनी होती है, सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो बॉल की परिधि होती है 8 सही 13 बटे 16 प्रतिशत, मतलब 8 सही 13 बटे 16 से लेकर 9 इंच तक, मतलब इसको एमएम में बोले, मिलीमीटर में बोले तो 224 से 229 mm, और 22 अगर सेंटीमीटर में बोले तो 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक, ठीक है। पंपिंग क्रीज मतलब होता है कि ये विकेट है, आपने देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने विकेट बनाया है, इस विकेट से जो खिलाड़ी जितना दूर रह के खेलता है, यहाँ खेलता है, तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो लाइन होती है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 4 फीट इसके बीच की दूरी होती है, ठीक है। और इसको पॉपिंग क्रीज बोलते हैं, पॉपिंग क्रीज, ठीक है, इसी को पॉपिंग क्रीज बोलते हैं, इतना दूर दूरी बनता है, एरिया है, ठीक है। आगे आते हैं कि नोट में क्या लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है, तो धर्मशाला है। धर्मशाला कहाँ है बताएंगे कमेंट में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, तो मोटेरा स्टेडियम, कहाँ पे, अहमदाबाद स्टेडियम है, अहमदाबाद में। विश्व का सबसे तेज पिच कौन सा है, तो पर्थ, इसको वाका ग्राउंड ही बोलते हैं, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इकाना स्टेडियम को तो कहाँ है, तो लखनऊ में है, इसको अटल स्टेडियम भी कहा जाता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है, ग्वालियर में है। सर ने बताया था अरुण जेटली स्टेडियम का पूरा नाम क्या था, अरुण जेटली स्टेडियम का पूरा नाम आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। डॉलर बहू किसकी कृति है, डॉलर बहू बहुत अच्छा किताब है ये, इसे किसने लिखा है इनको, तो सुधा मूर्ति जी के लेखक है, ठीक है। सुधा मूर्ति जी को पद्मश्री दिया गया था कब, 2016 में। पद्म विभूषण इनको हाल फिलहाल में मिला है 2023 में, याद रखेंगे इसको, सुधे, ठीक है। इस लिहाज से ये जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा में चुने जाने वाली लेखिका है सुधा मूर्ति, ठीक है। इनके बुक्स कौन कौन से हैं, तो 3000 स्टेटिस्टिक्स, महाश्वेता और द सर्कल ऑफ लाइफ, जो 2025 में इन्होंने हाल फिलहाल में ये बुक को लिखा है। स्लीपिंग ऑन जुपिटर किसके लेखक है, तो अनुराधा राय की। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके लेखक है, तो किरण देसाई की, ठीक है। दो किताब अरुंधति रॉय ने लिखा है, कौन कौन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द डॉक्टर ऑफ सेंथ एंड द आजादी, ये तीन किताब जो है वो अरुंधति रॉय ने लिखा है, इनको याद रखिएगा। द वेट एंड विजडम कौन लिखा है, तो नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति ही इनके हस्बैंड है, और इन्होंने इन्फोसिस की स्थापना की थी। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसी के नारायण मूर्ति ने जी स्थापना किया है, ठीक है। उद्देशिका में शब्दावली कौन कौन सी है, किस, और देखिए उद्देशिका में शब्दावली है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये पांच लगभग शब्दावलियां हैं। उद्देशिका क्या है, कहाँ से लिया गया इसको, तो प्रस्तावना जो है वो लिया गया है कहाँ से, यूएसए से लिया गया है, और जो इसका भाषा है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। उद्देशिका का कंसेप्ट लिया गया यूएसए से, मतलब अमेरिका से, लेकिन इसका ऑस्ट्रेलिया जो भाषा लिखा है उस भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेहरू जी ने इसको पेश किया था कब, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। प्रस्तावना में वर्णित क्या क्या है, विचार की स्वतंत्रता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, संविधान की आत्मा किसने कहा, किसको, प्रस्तावना को, तो ये कहा ठाकुर दास भारदो ने, किसने कहा, ठाकुर दास भारदो ने। प्रस्तावना की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, के एम मुंशी ने कहा। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो एन ए पालकी वाला ने कहा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि किस वर्ष प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये संशोधन हुआ था, इसको मिनी संविधान संशोधन बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। इसमें बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए थे, बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था, बहुत सारी चीजों को हटाया भी गया था, ठीक है।
अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द इसी संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। आप बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में इसको लिया गया है और कहां से इसको लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना को बेड़ूबाड़ी केस में 1960 में संविधान को भाग नहीं माना गया था, लेकिन गोलकनाथ बनाम भारत सरकार 1967 में जो केस हुआ था, मौलिक अधिकार को ये बताया गया कि यह अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जो है वो है। मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से एक केस बना, जिसमें ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन यहाँ ये बताया गया 1960 में कि संविधान में संविधान का जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। फिर केस हुए केशवानंद भारती वर्सेस भारत सरकार, 1973 में केस हुआ, जिसमें 13 जज के बैठक में 7/6 से इसका निर्णय आया था कि संपूर्ण संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन उसका मूल रूप को चेंज नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इस चीज को, मूल रूप को चेंज नहीं किया जा सकता का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है, तो मौलिक अधिकार में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, कुछ चीजें हैं जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसी को कहा गया है कि मूल रूप में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन पूरे संविधान को बदला जा सकता है मूल रूप को छोड़कर। क्वेश्चन संख्या 12 पर सर ने बताया था कि 18वीं सेंचुरी में बंगाल की राजधानी कौन सी थी, तो मुर्शिदाबाद थी, ठीक है। मुर्शिदाबाद से पहले ढाका राजधानी थी, ठीक है, बंगाल की। और मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी को मुंगेर स्थापित किया गया, कौन किसने किया, तो मीर कासिम ने किया था। मुर्शीद कुली खां के नाम से मुर्शिदाबाद पर नाम रखा गया, मुर्शीद कुली खां जो कौन थे, बंगाल का नवाब थे, 1717 में बंगाल का नवाब बना था इसने। प्रमुख घटना देख लेते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 13 कि काल कोठरी घटना कब हुआ था, तो डन बाई सिराजुद्दौला 1756 से 1757, उसमें लगभग बहुत सारे लोगों को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया गया था, और सुबह उठने पर लगभग उसमें से आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, तो इसको काल कोठरी घटना बोलते हैं। किसने किया था, तो सिराजुद्दौला ने किया था। 20 जून 1756 को हुआ था ये। बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। मीर कासिम प्लस अवध का नवाब प्लस सुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजा प्लस शाह आलम द्वितीय से के साथ हेक्टर मुनरो इनके विपक्ष में था, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो देखिए इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक हुआ था 12 अगस्त 1765 में, और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 23 जून को हुआ था ये, ठीक है। और किसके किसके बीच हुआ था, सिजाउद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। सेनापति कौन था, तो मीर जाफर इनका सिजाउद्दौला का सेनापति था। हुगली नदी किनारे हुआ था, ठीक है। सुजाउद्दौला जो था वो उसको धोखा मिलने के बाद सेनापति ने मीर जाफर ने इनको धोखा दे दिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बोला था कि मीर जाफर भाई आप मेरे साथ दीजिए, मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। तो मीर जाफर जाफर ने लालच में आकर सुराजुद्दौला को धोखा दिया और जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया। तो जब ये पता चला सिराजुद्दौला को कि मीर जाफर ने मुझे धोखा दिया है, तो वो ऊंट पर बैठकर भागने लगा, लेकिन मीर जाफर का बेटा जो है वो मिरन था, मिरन ने ऊंट का पीछा किया और ढूंढ कर सिराजुद्दौला क्या गर्दन को काट दिया, ठीक है। वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा वर्चस्व भारत में बन चुका था। प्लासी के युद्ध को दुख भरी रात किसने कहा था, तो नवीन चंद्र सेन ने कहा था, इतिहासकार है ये बहुत बड़े। क्वेश्चन संख्या 16 है, किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, तो मराठाओं ने। मराठाओं ने 3 युद्ध लड़ा था, आंग्ल मराठा युद्ध, ब्रिटिश वर्सेस मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, 3 युद्ध हुआ था। 1775 से 1775 से 82 तक, जिसमें 2 संधि हुई थी। 1775 में हुई थी सूरत की संधि हुई थी, और 17 से 82 में हुई थी सालबाई की संधि। 2 संधियों से ये जो युद्ध था वो खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा युद्ध है 1803 से लेकर 1805 तक, जिसमें अर्जुन देव की संधि, अर्जुन की संधि, देव गांव की संधि और राजापुर की घाट की संधि हुई थी, ठीक है। 1857 में हुआ था। 1817 से 1818 में तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मंदसौर की संधि हुआ, और मंडेश्वर की संधि भी इसको बोलते हैं। इसके बाद मराठा का जो संघ था वो पूरा पतन हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 16 है कि केटू के बाद भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो गॉडविन ऑस्टिन केटू को बोलते हैं। 1811 किलोमीटर है, 1811 मीटर, सॉरी 1811 मीटर में ये इसकी ऊंचाई है। सेकंड कौन सा है, तो कंचनजंगा है, सेकंड ने पूछा है। 8598 मीटर, ठीक है। और थर्ड है नंगा पर्वत, 8126 मीटर में इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से बोलते हैं। 1848 मीटर में इसकी हाइट है, ठीक है। डोडा बेटा की हाइट कितनी है, 3637 मीटर, सेकंड हाईएस्ट है ये, कहाँ की, तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां में इसका है, ठीक है। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियों का ही डेटा बेट चोटी है।
ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं इसको। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन का बिंदु नीलगिरी हिल है। ठीक है। दक्षिण भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। ठीक है। कहाँ पर है ये? अनाईमलाई पहाड़ी पहाड़ी में इसको पाया जाता है। इसकी हाइट कितनी है? हाइट पूछता है अनाईमुड़ी की, तो 2695 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में क्वेश्चन संख्या 18 में सर ने बताया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु के डोडा बेटा, जैसे कि अभी मैंने बताया। राजस्थान के गुरु शिखर, जो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वो गुरु शिखर पर ही बना है। 1722 मीटर इसका हाइट है। ठीक है। नागालैंड का सारामती चोटी, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ चोटी, उत्तराखंड का नंदा देवी, महाराष्ट्र का कलसूबाई चोटी, वेस्ट बंगाल का सदंगफू है, उड़ीसा का देवमाली, अरुणाचल प्रदेश का कांगतो, उत्तर प्रदेश का अमसोत शिखर, मिजोरम का फांगपुई शिखर, कर्नाटक का मुल्यमगिरी और झारखंड का पारसनाथ शिखर जो है वो सबसे ऊंचा चोटी बन जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 अनुसार बताया था गडजात की पहाड़ियां कहाँ है? तो उड़ीसा में। मांडव हिल या फिर राजपीपला हिल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है। सेवड़ाव की पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु में है। महादेव हिल मध्य प्रदेश में है। राजमहल हिल कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक है। रामगढ़ हिल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल, याद रखिएगा। अबोर हिल या मिसमी हिल या फिर डफला हिल अरुणाचल प्रदेश में। तीन हिल यहाँ पे है, अबोर हिल, मिसमी हिल और डफला हिल। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हिल ये हुई है। ठीक है। गारो खासी जयंती हिल कहाँ है? तो मेघालय में है ये। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो खासी हिल में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दुनिया दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा खासी में होती है। लुसाई हिल कहाँ है? तो मिजोरम में है। बाबू बुदन सिंह की पहाड़ियां कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। बाबू बुदन सिंह पहाड़ियां कर्नाटक में। सर को समझ आते सिडबी के बारे में। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1992 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और कौन से एक्ट से इसका स्थापना हुआ था? तो 1989 में एक एक्ट आया था, उसके तहत सिडबी का स्थापना हुआ था। रेगुलेटर कौन करता है इसको? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसको रेगुलेट किया जाता है। उद्देश्य क्या था इसको लाने के लिए? तो लघु स्तरीय उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करने हेतु, मतलब जो लघु स्तरीय उद्योग हैं, उनको लोन देता है ये सिडबी। ठीक है। सिडबी का न्यूज़पेपर कौन सा है? तो माइक्रो फाइनेंस प्लस पल्स। ठीक है। माइक्रो फाइनेंस पल्स सिडबी का न्यूज़पेपर है, जो न्यूज़पेपर सिडबी ने निकालता है। मुद्रा योजना में सिडबी का योगदान कितना है? तो 100% है। ठीक है। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी। ठीक है। सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, एफसीएमसी 1999 में बना था। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11 पर आते हैं कि आरआरबी एक्ट कब आया था? तो 1976 में आरआरबी एक्ट आया था। रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। स्थापना किसके सिफारिश को होता? तो नरसिम्हन कमेटी 1975 में था, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरआरबी की संरचना सुदूर सुझाव दांते वाला समिति से 1977 में। ठीक है। पहला आरआरबी कहाँ बना था? तो 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा बैंक को पहला आरआरबी, मतलब रीजनल रीजनल रूरल बैंक बनाया गया था। ये कहाँ है? मुरादाबाद यूपी में है प्रथमा बैंक। अध्यादेश इसके लिए लाया गया था 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश लाया गया था। रन बाई नेशनल कमर्शियल बैंक इसको रन करता है। ठीक है। आरआरबी में 3 हिस्सेदारी है। 50% है केंद्र की हिस्सेदारी। ठीक है। 50% है केंद्र की हिस्सेदारी, 35% है बैंक की हिस्सेदारी और 15% है राज्य सरकार की हिस्सेदारी हो जाती है। मतलब जिस राज्य में ये खुला होगा उस राज्य में 15% उस राज्य सरकार देगी, आरबीआई 35% देगी और 50% कब कौन देगी? तो केंद्र की सरकार देगी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 जुलाई 1969 में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। आगे बताऊंगा कि कब कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कहाँ पे? झांग में। झांग कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है। इसका 1920 में स्थापना हुई थी, लेकिन इसका वर्किंग कब शुरू हुआ था? तो वर्किंग स्टार्ट हुआ था 1929 में। कहाँ पे? चेन्नई में हुआ था। ठीक है। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ये। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए इसको उपयोग किया जाता है। उद्देश्य क्या था इसका? तो विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हो जाती है। बात आती है कि पीएनबी की स्थापना कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। 1894 में। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुआ था 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था और इडबी 1964 में हुआ था। ठीक ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है वेबर। ठीक है। धारिता का SI मात्रक फैराडे। प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है। पास्कल दाब, विभवांतर वोल्ट, विस्थापन मीटर, वेवलेंथ
एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का पूरा ये क्या होता है, 10 के पावर माइनस 10, ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट। और 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। और 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल इसका वैल्यू होता है। तो आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन किए होंगे। इसका पीडीएफ के लिए मैंने बताया था कि आपको पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा। आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ वहां पर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको उस नंबर पर पीडीएफ उसी टाइम सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, इस नंबर पे। तो जिन भाइयों को पीडीएफ से आप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नए आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद आपको यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।